गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन ने अपने किताब 4 किताबें हैं 9th में, उसमें से भूगोल में से पढ़ लिए 3 पाठ, राजनीति विज्ञान में से पढ़ लिए 2 पाठ, अर्थशास्त्र में से 2 पाठ पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे अपनी पुस्तक इतिहास। इतिहास की पुस्तक में पहला पाठ है फ्रांसीसी क्रांति। तो आज हम फ्रांसीसी क्रांति का अध्ययन करेंगे। तो आप भी आपके इतिहास की किताब ले लो, फ्रांसीसी क्रांति पार्ट 1 निकाल लो और किताब खोल के बैठो। देखो, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस में क्रांति। फ्रांस एक देश है, उसकी राजधानी पेरिस है। तो वहाँ पर जो है जनता ने क्रांति की। वहाँ राजतंत्र था, राजा का शासन था, और राजा था बुर्बो वंश का शासक जो है लुई 16वां। जिस समय क्रांति हुई, फ्रांस में क्रांति, उस समय जो है बुर्बो राजवंश का लुई 16वां जो है फ्रांस की गद्दी पर आसीन था, जो 1774 में फ्रांस का शासक बना था। लुई 16वां, लुई 14वां, ये लुई जो शासक बनता था ना फ्रांस का, उसको ये जो है पद दिया जाता था। ठीक है। तो फ्रांस में क्रांति क्यों हुई कि जो शासक था फ्रांस का, लुई 16वां बुर्बो राजवंश का, वो बहुत ही निरंकुश शासक था। उस पर किसी का अंकुश नहीं था, अत्याचारी शासक भी था। वो जो है अपने शान शौकत के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए जो है जनता पर जो है अत्याचार करता था। बहुत अधिक जनता पर कर लगा रखे थे, और जनता को यानी नागरिकों को किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं दे रखे थे। और उस समय जो है जनता पर कर वृद्धि के कारण और कुछ ऐसे परिस्थितियां भी ऐसी हो गई, अकाल वगैरह पड़ गया, फिर भी जो है वो राजाओं से कर वसूल कर, वो जनता से कर वसूल करता रहा। इस तरह की कई चीज़ें ऐसी हो गई जिससे कि जो है फ्रांस की जनता ने क्रांति कर दी। और उसका एक मुख्य कारण यह था कि सामाजिक असमानता। ठीक है। फ्रांस में सामाजिक असमानता थी। फ्रांस का पूरा समाज 3 भागों में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो प्रथम और द्वितीय स्टेट में, प्रथम में तो कुलीन वर्ग आता था, द्वितीय स्टेट में पादरी वर्ग आता था, और तृतीय स्टेट में आते थे आपके ये व्यापारी, वकील, शिक्षक वगैरह, ये और किसान है, मजदूर है, ये लोग इसमें। तृतीय स्टेट भी 3 भागों में बटा हुआ था। तो इन लोगों से कर जो लिया जाता था, इन लोगों से तृतीय स्टेट से लिया जाता था, जबकि ये संपन्न वर्ग नहीं था। संपन्न वर्ग तो वो थे कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग में राजा और उसके मंत्री संतरी, वो जो लोग आते थे ना राज परिवार के, वो कुलीन वर्ग में आते थे। पादरी में चर्च के लोग आते थे। लेकिन उन विशेषाधिकार प्राप्त था उन लोगों को, उनसे कर नहीं लिया जाता था। कर किससे लिया जाता था? साधारण जनता से। जबकि साधारण जनता के लोग ज्यादा थे वहां पर, फिर भी जो है उनके साथ अत्याचार किया जाता था। इसलिए उन्होंने क्या कर दी, फ्रांस में क्रांति। और फ्रांस की क्रांति जो है विश्व की सामाजिक संरचना के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन है। फ्रांस से पहले अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1776 में, और ये 1789 में तो ये क्रांति 76 में अमेरिका आजाद हुआ था। तो उससे भी लोगों ने प्रेरणा ली। और फ्रांस में जब राजतंत्र को इस तरह लोगों ने क्रांति करके राजतंत्र को समाप्त किया और लोकतंत्र की स्थापना की, इससे जो है विश्व के विभिन्न देशों ने प्रेरणा लेकर जो है अपने राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना की थी। तो देखो, ये विश्व में सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन हुआ इस फ्रांस की क्रांति के बाद। सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई, जिसने विश्व के लगभग सभी देशों में सामाजिक क्षेत्र की दिशा ही बदल दी। सामाजिक क्षेत्र की, समाज में जो था ना भेदभाव, असमानता वाली चीज, तो जिन क्षेत्रों में थी, जिन देशों में ऐसा था, उन लोगों ने भी जो है क्रांति की प्रेरणा ली, दिशा ही बदल दी। इस क्रांति को फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति को विश्व के सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन का सूत्रपात कहा जा सकता है। विश्व के विभिन्न देशों ने भी जो है राजतंत्र को समाप्त करके इस क्रांति के बाद लोकतंत्र की स्थापना की। धीरे धीरे विभिन्न देशों में भी लोग अपने अधिकारों की मांग करने लगे, और वहाँ भी छोटी मोटे आंदोलन और क्रांतियां होने लगी। जैसे फ्रांस के नागरिकों ने अपने मानवाधिकार पत्र बनाया एक, और राजा के सामने जो है कहा कि हमें भी ये अधिकार होने चाहिए। अपना संविधान खुद बनाया फ्रांस के नागरिकों ने। तो इसकी प्रेरणा लेकर विश्व के विभिन्न देशों में भी आंदोलन और क्रांतियां होने लगी। निरंकुश राजशाही, सबसे मुख्य कारण क्या था फ्रांस की क्रांति का? पहला कारण तो निरंकुश राजशाही यानी निरंकुश राजा लुई 16वां, और दूसरा था सामाजिक असमानता। इस कारण जो है ये मुख्य कारण ये कहे जाते हैं।
देखो, निरंकुश राजशाही किसे कहते हैं? ऐसा शासन जहाँ राजा ही सर्वे सर्वा होता है और वहां के नागरिकों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है, अधिकार मांगने वालों पर दमन चक्र चलाया जाता है, इसे निरंकुश राजशाही या शासन कहते थे। और ऐसा ही शासन फ्रांस में था। नागरिकों को कोई अधिकार नहीं होता है, और अगर नागरिक अधिकारों की मांग करते हैं तो उनका दमन कर दिया जाता है, उनको सजा दी जाती है, जेल में डाल दिया जाता है। तो लुई 16वां भी ऐसा ही करता था। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ। उस समय राजकोष क्या था? खाली था। लगातार फ्रांस को जो है युद्धों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए जो है राजकोष भी खाली था। और कई युद्ध लड़ने के कारण कर्ज का बोझ भी था फ्रांस पर। लुई शासनकाल में फिजूल गर्जी भी बहुत अधिक थी। बताया मैंने कि 20 साल का तो लुई 16वां शासक ही बन गया था। 23 साल के की इसकी शादी हुई है, और शादी होने के बाद जो शान शौकत में इसने खूब पैसा बर्बाद किया, और अपनी शान शौकत के लिए ये जनता पर कर भार बढ़ाने लग गया। फिजूल खर्ची ज़्यादा होती थी, तो उसको देखकर भी जनता को जो जनता परेशान थी। कमाई तो जनता की, और ऐशो आराम करे ये जो कुलीन वर्ग के लोग, ये जनता को बर्दाश्त नहीं हुआ। केवल तीसरे स्टेट के लोग, 3 स्टेट में पूरा समाज बटा हुआ था, केवल तीसरे लोग के स्टेट ही कर अदा करते थे। प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को ये विशेषाधिकार प्राप्त था कि वो किसी प्रकार का कर नहीं देते थे। खाने पीने की चीज़ों का भाव भी क्या हो रहा था? आसमान छू रहा था, महंगाई बढ़ती जा रही थी। तो इस तरह की कई चीजें कारण हो गए जिससे कि जो है फ्रांस के लोगों ने क्रांति कर दी। एक टाइद टाइद एक प्रकार का धार्मिक कर था, जो फ्रांस के लोगों को अपनी उपज का 10वां भाग, किसानों को और व्यापारियों को और इनको अपने उत्पादन का 10वां भाग टाइद धार्मिक कर के रूप में देना पड़ता था, और ये उनके लिए जरूरी था। ये कर देने के लिए भी फ्रांस की जनता राजी नहीं थी। टाइल दूसरा करता, एक टाइल एक प्रत्यक्ष करता जो सीधे जनता द्वारा राज्य को अदा किया जाता था। तो इस तरह से जो है लोग उनसे परेशान थे। ठीक है, तो अब अपन इसमें पढ़ लेते हैं फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों में। तो एक तो ये आएगा आपके निरंकुश लुई 16वां का निरंकुश शासन। दूसरा आएगा सामाजिक कारण में आ जाएगा, समाज के 3 वर्गों में बटा हुआ होना। आर्थिक कारण में आ जाएगा कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। और अगला आ जाएगा महंगाई, कर वृद्धि, और ये दार्शनिकों के विचार भी आएंगे, अपन इसमें पढ़ेंगे। तो इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति के वो कारण हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन किताब में पढ़ते हैं। मैंने थोड़ा सा परिचय कराया था फ्रांसीसी क्रांति का आपको, उसके कारण वगैरह ये जो है। अब देखो किताब में देख लो। देखो क्या होता है कि एक वो थी इनके राजा पर अंकुश लगाने वाली एक, जैसे हमारे संसद होती है ना, वैसे एस्टेट जनरल होती थी, जिसमें जो है तीनों एस्टेट्स जो थे ना, प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ग, वो भाग लेते थे। तो उसकी शासक को बैठक बुलानी होती थी, लेकिन फ्रांस के जो शासकों ने उसकी लुई 14वें से, लुई 14वां भी ऐसा ही था निरंकुश, उसने भी बैठक नहीं बुलाई, लुई 16वें ने भी बैठक नहीं बुलाई थी। और उसमें जो मतदान हुए थे उस समय, जब प्रथम और द्वितीय जो वर्ग था, उसमें जो एक एक वर्ग का एक ही मतदान होता था। तो अब 3 ही तो वर्ग थे, तो दोनों एक हो जाते तो तीसरा वर्ग बेचारा अकेला रह जाता, तो उसकी कोई बात नहीं मानते थे। तो फ्रांस की जनता जो है स्टेट जनरल की बैठक बुलाने की मांग भी करने लगी, और ये मांग करने लगी कि प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए। अब अगर प्रत्येक व्यक्ति का वोट होता है तो तीसरे स्टेट्स के जो लोग थे वो 90% थे, ये तो 10% ही थे। जनसंख्या उनकी ज्यादा थी, तो उनकी बात मानी जाएगी सरकार में, लेकिन वो ऐसा करते ही नहीं थे। तो जनता इस चीज की मांग कर रही थी। फिर क्या होता है कि जनता ने जब मांग की, तब जो है इसका एक वो था, वित्त मंत्री था लुई 16वां का, उसने जो है लुई 16वां को वहाँ की जनता की स्थिति देखकर जो है अवगत कराया था कि आपको जो है जनता की मांगे स्वीकार करनी चाहिए और स्टेट जनरल की बैठक बुलानी चाहिए। तो उसकी बात मानकर बैठक तो बुलाई गई, लेकिन ये लोग जो है कुलीन वर्ग के लोग बैठक में पहुंचे ही नहीं। तो दूसरी तारीख दी गई बैठक की, 20 जून 1789। तो उस दिन क्या हुआ, बैठक के हॉल के ही ताला लगा मिला जब लोग पहुंचे, तो जनता वहां पहुंची, तो जिससे जनता क्रोधित हो गई
और वहीं पर जो है एक कोर्ट था, टेनिस खेलते हैं ना उसका कोर्ट, मैदान टेनिस कोर्ट, वहीं पर जो है जनता ने शपथ ले ली कि हम इस राजतंत्र को समाप्त करके रहेंगे और फ्रांस का एक नया संविधान हम बनाएंगे। और फिर वहीं से क्रांति की शुरुआत हो गई। लोगों में जो है बहुत ज़्यादा क्रांति की भावना जो है जागरूक हो गई। उसके बाद जो है 14 जुलाई 1789 को तो क्रांति शुरू ही हो गई। और कैसे हुई वो देखो, अब किताब में देखो आप, ठीक है, थोड़ा परिचय आपको हो ही गया होगा। और अंत कैसे हुआ फ्रांसीसी क्रांति का, कि लोगों की सारी बात मानी गई और लुई 16वां को फांसी दी गई और वहाँ राजतंत्र का अंत हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। उसके बाद भी फ्रांस की स्थिति ठीक नहीं रही थी। जैकोबिन क्लब के पास आ गया था फ्रांस का शासन, और उसके बाद जैकोबिन क्लब भी सही शासन नहीं चला सका। फिर मध्यम वर्ग के पास आ गया था। फिर फ्रांस का सम्राट कौन बन गया था? नेपोलियन। इसमें पढ़ेंगे अपन सारा। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। तो अब आप किताब में ध्यान दो, देखो 14 जुलाई 1789 की सुबह, 14 जुलाई 1789 की सुबह का समय है। पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। पेरिस क्या था? फ्रांस की राजधानी थी। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। कौन? लुई 16वां। लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए और उन्होंने जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। लोग, जनता वहां इकट्ठी थी और जब जनता को ये खबर मिली कि लुई 16वां सेना को लाकर जनता पर, भीड़ पर गोलियां चलाने वाला है, तो लोगों ने भी हथियारों की खोज करना शुरू कर दी। सरकारी भवनों में प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। बास्तिल दुर्ग, बास्तिल का किला लुई 16 की जेल थी। वो जेल में जिनको डालता था वो बास्तिल के दुर्ग में बंद करता था। वहाँ गोला बारूद की भी जनता को संभावना थी ना, और निर्दोष लोगों को भी जेल में डाल रखा था लुई 16 ने। तो वो पहले से ही जनता की नजरों में था बास्तिल का किला। तो भीड़ ने जो है बास्तिल के किले पर आक्रमण कर दिया और उसकी दीवारें तोड़ डाली, उसकी कमांडर को मार दिया और कैदियों को वहां से रिहा करा लिया। तो देखो, जेल को तोड़ डाला जहाँ भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, वहां ज्यादा कैदी मिले नहीं थे। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। मैंने बताया ना, वैसे ही लोग जो है बास्तिल किले पर नजर थी उनकी कि निर्दोष लोगों को इसमें बंद कर रखा है, और इसलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेषों को बाजार में लोगों को बेच दिया गया। इस ध्वंस को बतौर स्मृति चित्र जो संजोना चाहते थे, किले की स्मृति चिन्ह जो रखना चाहते थे, उनको बेच दिया। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। अगला कारण फ्रांस की क्रांति का यह महंगाई, यानी खाने की चीजें इतनी महंगी हो गई थी कि जनता उनको उपलब्ध करवा ही नहीं पा रही थी। इससे भी लोगों में आक्रोश था। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। अंत की सेवा फ्रांस की क्रांति का, फ्रांस के सम्राट लुई 16वां को फांसी दी गई, राजवंश का अंत किया और लोकतंत्र की स्थापना हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों के ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ ये देखेंगे अपन। ये बास्तिल का दुर्ग है जो इसका पतन हो गया, जल रहा है, तोड़ दिया गया। अब देखो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, जो अभी मैंने आपको बताया कि सामाजिक असमानता थी, समाज 3 वर्गों में था बटा हुआ, उनमें से 2 वर्गों को विशेषाधिकार प्राप्त था और तीसरा वर्ग बेचारा करके बोझ तले दबे हुए था। जो भी मैंने परिचय दिया वही है, पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा। देखो ये देखो, ये स्टेट जनरल जो बताया ना मैंने, ये प्रथम स्टेट, इसमें पादरी वर्ग आता है, द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग आता है, तृतीय स्टेट ये समाज है फ्रांस का, फ्रांस का समाज। तृतीय स्टेट देखो, तृतीय स्टेट में आपके ये रे कौन कौन लोग आते हैं। ये 3 भागों में बटा हुआ था तृतीय स्टेट भी। बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि। इसको मध्यम वर्ग कहते हैं। ये कौन सा वर्ग है? ये भी आएगा अपने मध्यम वर्ग। दूसरे में किसान और कारीगर थे, और
तीसरे वर्ग में बिल्कुल गरीब लोग, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और इनके लिए तो समय की रोटी का बंदोबस्त भी नहीं था, महंगाई इतनी बढ़ गई ना, इसलिए। तो फ्रांस की क्रांति में अब ये दोनों तो बेचारे क्रांति कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत कमजोर वर्ग थे ना, वर्ग था ना ये वाला। तो जब इन लोगों ने इनका साथ दिया, तब जो है लोगों ने कदम उठाए और क्रांति हो गई। तो ये तीसरे वर्ग में ये सारा वर्ग आता है, और बाकी वो दो वर्ग करों के बोझ तले यही दबे हुए थे ज्यादा। ठीक है, ये समाज है फ्रांस का, 3 भागों में बटा हुआ। ये पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट में ये सारे लोग, जिनमें स्थिति सबसे खराब इनकी। देखो थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो मैंने परिचय कराया वो यही है। देखो सन 1700, छोटे छोटे प्रश्न कोई से भी बन सकते हैं। कब बना लुई 16वां शासक? सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से हुआ था। राज्य रोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक युद्धों के कारण, इन पे अंडरलाइन कर लो। देखो आर्थिक स्थिति खराब क्यों हुई? विवाह के कारण ऐसो आराम से शान शौकत में भी पैसा खर्च किया, और लंबे समय तक युद्ध भी चलते रहे। लंबे समय तक युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साई के विशाल महल और राज दरबार में शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची, देखो ठीक है, ये अंडरलाइन कर लो। फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की थी। फ्रांस ने अमेरिका की सहायता की थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे मुद्रा है फ्रांस की। लिब्रे का अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि पहले ही से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार की से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते हुए कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अब ये भी कारण हो जाएगा, बढ़ता कर्ज, ये भी फ्रांस की क्रांति का कारण था। सरकार कर्ज चुकाए तो वो कर्ज के लिए जनता पर कर बढ़ा दे। शान शौकत से रहे, शान शौकत ऐशो आराम के लिए जनता पर कर बढ़ा दिए। इस प्रकार अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। ये कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। केवल तृतीय स्टेट्स के लोग ही कर अदा करते थे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये सब फ्रांस की क्रांति के कारण है। असंतुष्ट जनता जो थी, उसके कारण की जनता असंतुष्ट क्यों थी, उसके कारण आ गया आपके ये शान शौकत से रहना है, युद्धों में भाग लेने से कर्ज बढ़ जाना है, ये जो अंडरलाइन की वो सारे कर अदा करते थे, ये भी एक कारण है। तीसरे स्टेट के लोग ही। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था, ये भी एक कारण है। फ्रांस सामंती व्यवस्था, सामंत जो थे राजा के, वो जबरन किसानों से कर वसूल करते थे। अकाल पड़ जाता था, उपज नहीं होती थी, फिर भी कर लेना है तो लेना ही है, तो बेचारे किसान कहाँ से देकर। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। प्राचीन राजतंत्र का। आगे देखो चित्र 2 फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। ये चित्र 2, ये वर्ग व्यवस्था। तो कितने वर्गों में बटा हुआ था समाज? प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट, और तृतीय स्टेट में भी ये 3 वर्ग। ठीक है, वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। आबादी में तीसरा स्टेट ही था, 90% तो लोग तो। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। सामंतों की, जमींदारों की होती थी जमीन, तो बेचारे ऐसे ही काम करते थे, उन पर कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। जो किसान वर्ग था, मजदूर वर्ग था, वो ऐसे ही इस जमीन पे बिदता रहता था, उनको कोई लाभ नहीं होता था। तीसरे स्टेट में भी जो अमीर थे ना, वो व्यवसायी व्यापारी अपन ने देखे, उनका अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त था। ये भी जो है इन लोगों को सही नहीं था कि विशेषाधिकार प्राप्त था। कर देने में समर्थ थे। संपन्न लोग जो थे, इनसे तो कर ही नहीं लिया जाता था, और जो बेचारे गरीब थे उनसे कर लेते थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट थी इनको।
कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग। जो प्रथम और ये प्रथम है और ये द्वितीय वर्ग है। करों में राज्य को लिए दिए जाने वाले करों में छूट, ये विशेषाधिकार प्राप्त था इन वर्गों को। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूलते। कुलीन वर्ग के जो लोग थे ना राज परिवार के, वो किसानों से सामंती कर वसूला करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करते थे। सैन्य सेवाएं देना तथा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए किसान बेचारे बाध्य थे कि वो जो उनके स्वामी के फ्री में वहाँ काम करते, खेतों में सैन्य सेवाएं देते, सड़कों के निर्माण में, इनमें जो है सहयोग देना उनका कर्तव्य था। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद टाइद और टाइल क्या है ये भी प्रश्न बनेगा आपके। तो ये दोनों कर है। टाइद एक धार्मिक कर है, टाइद एक धार्मिक कर है। ठीक है, ये देख लेना। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे एस्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल प्रत्यक्ष कर था जो सीधा सरकार को जमा कराना होता था, और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। इस कारण जनता में आक्रोश हो गया। टाइद और टाइल क्या है? कर है। नए शब्द देखो, लिब्रे क्या है? फ्रांस की मुद्रा, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। एस्टेट क्या है? क्रांतिपूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को व्यक्त करने वाली श्रेणी है। जो तीन थे एस्टेट, कितने थे? तीन। पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह पादरी वर्ग था। टाइद क्या था? चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइद और टाइल का। और धार्मिक कर था जो उपज का 10वां हिस्सा लिया जाता था किसानों से। और टाइल था सीधे राज्य को दिए जाने वाला कर। ठीक है, इस प्रकार ये कर वगैरह से, इनसे निरंकुशता से, इससे जो है वहाँ की जनता परेशान थी। आज HW कर लेना आप, ये चीज़ें लिखने जाए इसके बारे में। ठीक है, ये देखो, ये किसान है, ये जमींदार को ये लेके आया कर देने के लिए, ये बेचारा गरीब किसान। ठीक है, ये रहा कुलीन व्यक्ति मकड़ा है, और किसान मक्खी है। मकड़ा जो मक्खी को ऐसे पकड़ लेता है, खून चूसता है उसका, इस तरह से। ये पॉइंट अब अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब देखो जीने के लिए ही संघर्ष हो गया लोगों में, तब क्रांति